इस जो सेंट्रोमेयर है इसके साथ बाइंड हो जाते हैं और दोनों सेंट्रियोल अपोजिट डायरेक्शन में इस डीएनए को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो रिजल्ट में होता क्या है, आपका डीएनए 2 में डिवाइड हो जाता है। अमाइलोप्लास्ट स्टोर करेगा स्टार्च को, स्टार्च शुगर है ना, अमाइलो मीन शुगर। प्रोटीनोप्लास्ट आपका स्टोर करेगा प्रोटीन्स को। अस्सलाम वालेकुम, होप सो ऑल ऑफ यू विल बी डूइंग ग्रेट। आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम एफिनिस बायोलॉजी टेस्ट प्रिपरेशन के एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर विच इज सेल ऑर्गेनेल्स, इसके एमसीक्यूज को डिटेल के साथ कवर करेंगे। ये चैप्टर स्टूडेंट्स आपके पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे बहुत ही एमसीक्यूज पेपर में आते हैं। सो जितने भी ऑर्गेनेल्स है मैंने इस वीडियो में कोशिश की है कि इससे मैंने रिलेटेड एमसीक्यूज बनाए हो। ये इसका पार्ट नंबर 1 है जिसमें मैंने रैंडम एमसीक्यूज, जबकि इंशाल्लाह पार्ट नंबर 2 में फिर मैं हर ऑर्गेनेल को सेपरेटली डिस्कस करूंगा। सो चले आइए अपने वीडियो को स्टार्ट। एमसीक्यू इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज एसोसिएटेड विद। सो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, ये आपका एक ऑर्गेनेल है। ऑर्गेनेल आपके सेल में ऐसे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो अपना कोई स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। जिस तरह स्टूडेंट्स हमारे बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स है जिसमें स्टमक, लीवर, पैनक्रियास, किडनी, हार्ट शामिल है। सो हर ऑर्गन का जिस तरीके से अपना अपना फंक्शन है, सो इस तरीके से सेल्स में जितने भी ऑर्गेनेल्स है जो माइन्यूट स्ट्रक्चर्स है कि अपना एक खास फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो अगर हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के स्ट्रक्चर को देखें, सो ये आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच्ड हुआ होता है। और यहाँ पर आपको जो स्मॉल स्मॉल डॉट्स नजर आ रहे हैं ये बेसिकली राइबोसोम्स है। और आपको पता है कि राइबोसोम्स का काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस। सो दैट्स व्हाई हम कहते हैं कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प देता है। क्योंकि इसके साथ राइबोसोम्स अटैच्ड हुए होते हैं। इसके अलावा अगर आपसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के स्ट्रक्चर के बारे में पूछ लिया जाए तो ये एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर होता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, सो उसको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, उसके फंक्शंस को बेसिकली। सो उसके मेनली 4 फंक्शंस है जिसमें एक है लिपिड सिंथेसिस, यानी लिपिड के सिंथेसिस में स्मूथ ईआरजे फंक्शन देता है। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में अगर हमने अपने बॉडी के डिटॉक्सिफिकेशन करनी हो तो स्मूथ ईआरजे उसमें इन्वॉल्व होता है। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स की मेटाबॉलिज्म जिस तरह मैंने पहले बताया, और कैल्शियम आयंस की स्टोरेज, ये भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन हो। तो नंबर 2 इज द ऑर्गेनेल रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्रीशन ऑफ एंजाइम्स एंड हार्मोन। सो वो ऑर्गेनेल जो एंजाइम्स के और हार्मोन्स के सिंथेसिस के लिए या फिर सिक्रीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो है गोल्जी अपैरेटस, या फिर इसे आप गोल्जी बॉडीज का नाम भी दे सकते हो। गोल्जी बॉडीज के 2 फेजेस का आपने नेम्स याद रखने हैं और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक है सिस फेस और एक है ट्रांस फेस। अब इससे एमसीक्यूज कैसे आएगा, आपसे पूछा जाएगा द सिस फेस ऑफ गोल्जी बॉडीज इज टूवर्ड्स। सो गोल्जी बॉडीज का जो सिस फेस है ये टूवर्ड्स है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिस तरह हमने प्रीवियस एमसीक्यूज में देखा। सो जो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, सो गोल्जी बॉडीज का जो सिस फेस है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ होगा। इसको हम रिसीविंग फेस भी कहते हैं। रिसीविंग फेस क्यों कहते हैं? क्योंकि ईआर से जो प्रोटीन्स आते हैं वो मेच्योर नहीं होते। सो वो गोल्जी बॉडीज के सिस फेस पर एंटर होके ये मेच्योर्ड हो जाते हैं। दूसरा फेस जिसे हम ट्रांस फेस कहते हैं, ट्रांस फेस को हम डिस्पैच फेस भी कहते हैं या फिर इसे आप मेच्योर साइड फेस भी कहते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो एंजाइम्स आए हुए होते हैं या फिर जो हार्मोन्स आए हुए होते हैं वो यहाँ से मेच्योर होके निकल जाते हैं। सो सिस फेस इज टुवर्ड्स द ईआर व्हाइल ट्रांस फेस इज टुवर्ड्स द मेम्ब्रेन। क्वेश्चन नंबर 3 इज इन एनिमल सेल्स गोल्जी apparatus is mainly involved in। सो जो एनिमल सेल्स है, देखिए प्लांट सेल और एनिमल सेल में बहुत फर्क है। तो जो एनिमल सेल है इसमें जो गोल्जी अपैरेटस है ये मेनली इन्वॉल्व होता है लाइसोसोम की प्रोडक्शन में। लाइसोसोम क्या है? ये आपके सेल का एक छोटा सा ऑर्गेनेल है जो सिंगल मेम्ब्रेन है और ये आपके सेल के डाइजेशन में जो इंटरसेलुलर डाइजेशन होता है उसमें हेल्प देता है। बेसिकली लाइसोसोम के पास कुछ अपने एंजाइम्स होते हैं
जिसे हम हाइड्रोलेज एंजाइम्स कहते हैं। तो दैट्स वाई जो आपका गोल्गी अपैरेटस है ये लाइसोसोम के फॉर्मेशन में एनिमल सेल में बेसिकली इन्वॉल्व हुआ होता है। माइटोकॉन्ड्रिया हैव देयर ओन। सो आपके बॉडी में यानी जो आपका सेल है उसमें कलेक्टिवली 2 ऑर्गेनेल्स ऐसे हैं जिसके पास अपना माइटोकॉन्ड्रिया और डीएनए होता है। सो एक तो हो गया माइटोकॉन्ड्रिया जिसके पास अपना डीएनए भी है और राइबोसोम्स भी है, ठीक है। सो दैट्स वाई हम कहते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये बैक्टीरिया से इवॉल्व हुआ होता है, क्योंकि इसके अंदर जो राइबोसोम्स होते हैं ना वो 70s होते हैं। और आपको पता है कि 70s जो राइबोसोम्स है ये प्रोकैरियोट्स में होता है। सो माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए होता है। सो दैट्स वाई हम माइटोकॉन्ड्रिया को सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल भी कहते हैं। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल है। जो आउटर मेम्ब्रेन है वो स्मूथ है, जिस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हो ये आउटर मेम्ब्रेन है और ये स्मूथ है। अगर हम इनर मेम्ब्रेन की बात करें तो इनर मेम्ब्रेन जो है ये इनर मेम्ब्रेन है, ठीक है। जो आपको ऐसे स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं ना ये इनर मेम्ब्रेन है और ये फोल्डेड फॉर्म में होता है। पर ये जो फोल्डेड फॉर्म है यानी जब इनर मेम्ब्रेन फोल्ड हो जाता है ये एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बनाता है जो कहलाता है क्रिस्टी। और क्रिस्टी के अंदर जो आपके सामने लिक्विड फॉर्म है जहाँ पर राइबोसोम्स मिलते हैं, डीएनए मिलते हैं, ये कहलाता है मैट्रिक्स। मैंने आपको कहा कलेक्टिवली 2 ऑर्गेनेल्स है जिसके पास अपना डीएनए है। तो सेकंड ऑर्गेनेल कौन सा है वो है क्लोरोप्लास्ट। स्कूल में 5 इज इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आर कॉल्ड। सो इनर मेम्ब्रेन में आपको बताया कि ये फोल्ड्स बनाते हैं, ठीक है। और इस फोल्ड्स को हम नाम देते हैं क्रिस्टा का, ठीक है। सिस्टम ये अलग चीज़ है, उसमें आपने नहीं जाना वरना आप कहीं और ही चले जाएंगे और बकाया डिटेल में आपको प्रीवियस एमसीक्यूज में दे चुका हूं। नंबर 6 इज थाइलोकाइड्स आर स्टेक टू फॉर्म। सो थाइलोकाइड्स बेसिकली हैं क्या? ये जो एमसीक्यूज है ये रिलेटेड है आपके क्लोरोप्लास्ट से। क्लोरोप्लास्ट का थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ तो आपको क्लैरिफाई हो सके। क्लोरोप्लास्ट मैंने आपको पहले बताया कि इसके पास अपना डीएनए होता है। क्लोरोप्लास्ट एक ऑर्गेनेल है जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प देता है। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए प्लांट्स लाइट को एब्जॉर्ब करके इसके ज़रिए अपने लिए खुराक तैयार करते हैं। अब क्लोरोप्लास्ट में कुछ खास स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसे हम नाम देते हैं थाइलोकाइड्स का। थाइलोकाइड्स बेसिकली एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये फ्लैट रिंग होता है। एक रिंग को हम नाम देते हैं थाइलोकाइड का, ठीक है, जिस तरह यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो जब थाइलोकाइड्स आपस में इकट्ठे हो जाते हैं, कितने थाइलोकाइड्स? 25 से लेके 30 तक। जब इतने थाइलोकाइड्स आपस में इकट्ठे हो जाते हैं तो ये बनाते हैं एक स्ट्रक्चर जिसे हम नाम देते हैं ग्रेना का। और जब भी आपसे एमसीक्यूज पूछ लिया जाए व्हेन थाइलोकाइड्स आर स्टेप टुगेदर आर स्टेक टू फॉर्म, सो ये हमेशा बनाएंगे ग्रेना और इसी ग्रेना में आपका फोटोसिंथेसिस होता है। क्वेश्चन नंबर 7 इज लाइसोसोम्स आर आल्सो नोन एज। सो लाइसोसोम्स को हम दूसरा नाम सोसाइटल बैग्स कहते हैं। और ये हम क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके पास होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स। और वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स मैंने आपको बता दिए कि उसे हम नाम देते हैं हाइड्रोलेज या फिर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। बाज़ औक़ात ये जो है ये मेल फंक्शन हो जाता है और ये अपने एंजाइम अपने सेल के अंदर या अपने अंदर ही रिलीज कर देता है, तो जिसकी वजह से उस सेल की डेथ हो जाती है, वो डाइजेस्ट हो जाता है। सो दैट्स वाई हम लाइसोसोम को सोसाइटल बेग्स भी कहते हैं। और ये क्यों होता है? क्योंकि इसके पास जो है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। इसके अलावा एंडोसाइटोसिस भी करता है। एंडोसाइटोसिस क्या है? बाहर से अगर कोई फॉरेन मटेरियल आया है तो ये उसको इनगल्फ कर लेता है और उसको डाइजेस्ट कर लेता है। क्वेश्चन नंबर 8 इज व्हिच ऑर्गेनेल इज इन्वॉल्व इन इंट्रासेल्युलर डाइजेशन। सो मैंने आपको प्रीवियस एमसीक्यूज में बताया, फुल डिटेल्स दे दिए कि कौन सा ऑर्गेनेल इंट्रासेल्युलर डाइजेशन करेगा। सो वो है लाइसोसोम्स। क्वेश्चन नंबर 9 इज द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय। सो न्यूक्लियस बेसिकली आपका कंट्रोल सेंटर है। आपके सेल में जितने भी फंक्शंस हो रहे होते हैं, जितने भी वर्क हो रहे होते हैं, वो न्यूक्लियस के अंडर कमांड होते हैं। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस में आपका होता है डीएनए विच इज़ योर जेनेटिक मटेरियल। न्यूक्लियस के इर्द गिर्द होता है एक न्यूक्लियर एनवेलप। यहाँ पर आप देख सकते हो कि न्यूक्लियर के देखिए न्यूक्लियस हमारे पास एक डबल मेम्ब्रेन है, ठीक है। एक न्यूक्लियस का एक मेम्ब्रेन फिर इसके ऊपर दूसरा मेम्ब्रेन होता है, तो इसी को हम नाम देते हैं न्यूक्लियर एनवेलप का। फिर न्यूक्लियस के अंदर आपको एक छोटा सा होल मिलेगा जो कहलाता है न्यूक्लियोलस।
और यही न्यूक्लियोलस हैं जो आपके राइबोसोम्स के सिंथेसिस में हेल्प देते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए इन विच पार्ट ऑफ द सेल राइबोसोम्स आर सिंथेसाइज्ड, तो वो है न्यूक्लियोलस। फिर न्यूक्लियस के अंदर जो अपना प्लाज्म है, जिस तरह हमारा सेल का साइटोप्लाज्म होता है, तो न्यूक्लियस के अंदर जो अपना इन्वायरमेंट है वो कहलाता है न्यूक्लियोप्लाज्म। फिर इसके अंदर आपको मिलते हैं क्रोमेटिन मटेरियल्स, जो आपका जेनेटिक मटेरियल्स है जो सेल के डिवीजन के टाइम पर इकट्ठे होकर डीएनए बनाते हैं। न्यूक्लियस में मिलेंगे आपको पोर्स। ये जो पोर्स होते हैं बेसिकली न्यूक्लियर एनवेलप में होते हैं, और इसी न्यूक्लियर एनवेलप के थ्रू जो है आपका डीएनए बाहर निकलता है और न्यूक्लियस के साथ अटैच्ड हुआ होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नंबर 10 इज द न्यूक्लियस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। सो न्यूक्लियस जो है रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर राइबोसोम्स प्रोटेक्शन। ठीक है, इसके अलावा डीएनए रेप्लिकेशन, ये दोनों काम न्यूक्लियस में होते हैं। राइबोसोम प्रोटेक्शन मैंने आपको बता दिया कि इसमें होता है न्यूक्लियोलस, यहाँ पर ब्लू कलर में शो किया गया है। सो इसी न्यूक्लियोलस के अंदर राइबोसोम्स प्रोड्यूस होते हैं और डीएनए का रेप्लिकेशन भी न्यूक्लियस के ही अंदर होता है। क्रोमेटिन मटेरियल इज मेड ऑफ। तो देखिए, हमने एमसीक्यू नंबर 9 और एमसीक्यू नंबर 10 में न्यूक्लियस के बारे में डिस्कस किया। हमने देखा कि न्यूक्लियस के अंदर होते हैं आपके क्रोमेटिन मटेरियल्स, और क्रोमेटिन मटेरियल्स जो एक किस चीज़ से बने होते हैं, ये आपके डीएनए और प्रोटीन से बने होते हैं। देखिए यहाँ पर आपको डायग्राम में भी नज़र आ रहा है, क्रोमेटिन मटेरियल से न्यूक्लियर पोर्स के जरिए ये बाहर भी आ सकते हैं। ठीक है, सो ये बने होते हैं डीएनए से और आपके प्रोटीन से। प्रोटीन इसमें स्पेसिफिक प्रोटीन्स होते हैं और वो प्रोटीन्स कहलाते हैं हिस्टोन प्रोटीन्स। स्टूडेंट्स, जब आपका टेस्ट फेल हो जाए, खुदा ना खास्ता, तो मुझे ब्लेम ना कीजिएगा कि सर आपने सही तरीके से पढ़ाया नहीं था। पढ़ा मैं सही तरीके से रहा हूँ, बस आपने क्या करना है कि आपने तमाम एमसीक्यूज को अपने लिए नोटबुक में सेव करना है। प्रोटीन में मैंने यहाँ पर देखे आपको बता दिए हिस्टोन प्रोटीन्स है जो स्पेसिफिक प्रोटीन्स है। स्टूडेंट्स, जो क्रोमेटिन मटेरियल है ना, इसका मिसाल जो है दागों की तरह है। अगर आप दागों के ऊपर जगह जगह बटन्स लगा लेना, सॉरी, ये अगर आप जगह जगह इस पर बटन्स लगा लें, तो जो बटन्स है ना बेसिकली हिस्टोन प्रोटीन्स है, और इनका काम क्या होता है, क्रोमेटिन मटेरियल्स को बिखरने नहीं देते। स्क्यू नंबर 12 इज द मेन कंपोनेंट ऑफ प्लांट सेल वॉल। सो सेल वॉल्स आपने 3 पढ़े होंगे, प्लांट सेल वॉल, बैक्टीरियल सेल वॉल एंड फंगल सेल वॉल। अगर हम मेन कंपोनेंट ऑफ द प्लांट सेल वॉल की बात करें तो वो है सेलुलोज। तो इसके अलावा देखिए इसमें आपको हेमीसेलुलोज भी मिलेगा, पेक्टिन भी मिलेगा, लिग्निन भी मिलेगा, लेकिन जो मेन कंपोनेंट है वो है सेलुलोज। इसके अलावा अगर हम बैक्टीरियल सेल वॉल की बात करें तो वो बना होता है पेप्टाइडोग्लाइकेन या फिर न्यूक्लियस से, और अगर हम फंगल सेल वॉल की बात करें तो वो बना होता है काइटिन से। 13 इन प्रोकैरियोट्स राइबोसोम्स आर ऑफ टाइप। सो राइबोसोम मैंने पहले बता दिया कि माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा राइबोसोम है, वो 70s का राइबोसोम है, और मैंने आपको बताया कि वो प्रोकैरियोट से इवॉल्व है, माइटोकॉन्ड्रिया बेसिकली। सो प्रोकैरियोट्स में कौन सा इस राइबोसोम होगा, वो 70s राइबोसोम होगा। यूनिट्स कितने होते हैं इसके, 2 यूनिट्स होते हैं, स्मॉल सब यूनिट एंड लार्ज सब यूनिट। लार्ज सब यूनिट होगा 50s का, और स्मॉल सब यूनिट होगा वो होगा 30s का। ठीक है, इस क्या है, इस आपका स्पिट्सबर्ग यूनिट है। ये आपने यहाँ पर ऐसा ऐड नहीं करना कि 50 + 30, सर ये तो 80 आ रहा है, ये बेसिकली स्पिट्सबर्ग यूनिट है, सो आपने इसको ऐसे प्लस नहीं करना। जबकि अगर हम यूकेरियोटिक राइबोसोम की बात करें तो वो होता है 80s का, जिसमें लार्ज सब यूनिट 60s का और स्मॉल सब यूनिट 40s का होता है। नंबर 14 इज माइक्रोट्यूब्यूल्स आर मेड ऑफ। सो माइक्रोट्यूब्यूल्स बेसिकली बने होते हैं ट्यूब्यूलिन का। ठीक है, एक खास किस्म का प्रोटीन है, इससे मिलकर बने होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स। एक माइक्रोट्यूब्यूल्स में आपको मिलेंगे 9 ट्यूब्यूलिन प्रोटीन, और अगर आप इसको देखोगे ना तो ये ट्रिपलेट के फॉर्म में होता है। तो 9 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 27। सो एक माइक्रोट्यूब्यूल में कितने प्रोटीन्स होते हैं, 27 ट्यूब्यूलिन प्रोटीन्स। जब माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं वो 90 डिग्री एंगल से इकट्ठे होते हैं, सो ये बनाते हैं सेंट्रियोल को, और सेंट्रियोल का मेन फंक्शन किस में है, वो है डीएनए के डिवीजन में। देखिए मैं यहाँ पर आपको सिंपल बता देता हूँ, ये आपका एक सेंट्रियोल है, ये दूसरा सेंट्रियोल है। यहाँ सेंटर में मेटाफेज में होते हैं डीएनए। सो डीएनए में सिंपल सा बना देता हूँ। तो सेंट्रियोल से धागे आके इस जो सेंट्रोमेर है इसके साथ बाइंड हो जाते हैं,
और दोनों सेंट्रियोल अपोजिट डायरेक्शन में इस डीएनए को क्या करते हैं, ट्रैक करते हैं। सो रिजल्ट में होता क्या है, आपका डीएनए 2 में डिवाइड हो जाता है। सो माइक्रोट्यूब्यूल क्या करता है, जब 2 माइक्रोट्यूब्यूल आपस में 90 एंगल में, ठीक है, अगर एक माइक्रोट्यूब्यूल ऐसा है तो दूसरा माइक्रोट्यूब्यूल ऐसा होगा, इस शेप में इकट्ठे होकर सेंट्रियोल को बना। क्वेश्चन नंबर 15 इज द सेंट्रोसोम्स प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन। सो सेंट्रोसोम क्या है, जब आपका 2 सेंट्रियोल, देखिए हमने प्रीवियस एमसीक्यूज में देखा, जब आपके माइक्रोट्यूब्यूल 290 डिग्री में इकट्ठे हो जाए, यहाँ पर जब 2 सेंट्रियोल आपस में इकट्ठे हो जाए तो ये बनाते एक सेंट्रोसोम को। और सेंट्रोसोम का काम क्या है, इसका काम होता है सेल डिफरेंस। क्वेश्चन नंबर 16 इज व्हिच ऑर्गेनेल इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। सो प्रोकैरियोटिक सेल में स्टूडेंट्स न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है, जो ट्रू न्यूक्लियस है ये इसमें नहीं होता। यहाँ पर आपको मिलेगा न्यूक्लियोइड रीजन, ठीक है, न्यूक्लियस नहीं होता था कि न्यूक्लियस आपको पता है कि डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, लेकिन जो आपका प्रोकैरियोटिक सेल होता है इसमें जितने भी डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स होते हैं वो एब्सेंट हुए होते हैं। इसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर्स आपको मिलेंगे, तो इसमें आपको मिलता है प्लाज्मिड जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए होता है, आपको राइबोसोम्स मिलेंगे, इसके अलावा फ्लैजेला होते हैं और पिलाई होता है। लेकिन जो आपके ट्रू मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो इसमें एब्सेंट होते हैं। एमसीक्यू नंबर 17 इज द सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट ओनली इन एनिमल सेल्स। तो ये आपका हो गया होमवर्क, ये आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें। क्वेश्चन नंबर 8 इज पेरोक्सिसोम्स मेनली डिटॉक्सिफाई। तो पेरोक्सिसोम का मेन क्या है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को डिटॉक्सिफाई करना। पेरोक्सिसोम आपका एक सेल ऑर्गेनेल है और ये एक सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल है, ठीक है। ये करता है क्या है, जो आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड है H2O2, ये बहुत ज़्यादा जहरीला है और ये आपके सेल की डेथ को कॉज कर सकता है। सो ये इसको डिटॉक्सिफाई करता है। कैसे डिटॉक्सिफाई करेगा, जब पेरोक्सिसोम इस पर वर्क करता है तो इससे बना लेता है वाटर को प्लस ऑक्सीजन को। देखिए वाटर भी हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी है और ऑक्सीजन भी ज़रूरी है। सो पेरोक्सिसोम का मेन काम क्या होगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को डिटॉक्सिफाई। क्वेश्चन नंबर 19 इज व्हिच ऑर्गेनेल हेल्प्स इन एपोप्टोसिस। सो एपोप्टोसिस है क्या, प्रोग्राम सेल डेथ, यानी एक स्पेसिफिक प्रोग्राम के जरिए सेल को डेथ की तरफ लाया जा रहा है। सो ये काम होता है लाइसोसोम का। कैसे करता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स के। क्वेश्चन नंबर लास्ट इज प्लास्टिड्स दैट स्टोर स्टार्च। जैसे कि प्लास्टिड्स हमारे पास कुछ स्पेसिफिक टाइप के ऑर्गेनेल्स है जिसके मेनली 3 टाइप्स है, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। आपका जो क्लोरोप्लास्ट है वो ग्रीन है और वो फोटोसिंथेसिस करता है, पहले बता चुका हूँ। क्रोमोप्लास्ट कलर पिगमेंट है और ये पोलिनेटर्स को, बीज को, डिफरेंट इंसेक्ट्स को अपनी तरफ जो है वो अट्रैक्ट करता है, जिसके जरिए पॉलिनेशन होती है। और जो आपका ल्यूकोप्लास्ट है जो कलरलेस है, इसके मजीद आपको 3 टाइप्स मिलेंगे, अमाइलोप्लास्ट, प्रोटीनोप्लास्ट एंड एलायोप्लास्ट। अमाइलोप्लास्ट स्टोर करेगा स्टार्च को, स्टार्च शुगर है ना, अमाइलो मीन शुगर। प्रोटीनोप्लास्ट आपका स्टोर करेगा प्रोटीन्स को और एलायोप्लास्ट स्टोर करेगा लिपिड्स को। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा पार्ट नंबर 1 अबाउट द सेल ऑर्गेनेल्स। उम्मीद करता हूँ आपको तमाम एमसीक्यूज क्लियर हुए होंगे। कोई भी कंफ्यूजन हो जस्ट ड्रॉप योर क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।